अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं ड्रेडफुल टेल्स ऑफ बिलाल। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आप लोगों के साथ हुए वाक़यात लोगों तक पहुंचाता हूं। दोस्तों मैंने अपने इस चैनल की कम्युनिटी में आप सबसे पूछा था कि मैं आपको अपने फ्रेंड्स की स्टोरी बताऊं या एक ट्रेन की स्टोरी। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने मेरे फ्रेंड्स की स्टोरी मुझे बोला, तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 ऐसे सच्चे वाक़यात बताऊंगा जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं दोस्तों कि जब भी आप इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको पहले एक मरतबा आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम इन चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा पास आ जाती हैं। तो दोस्तों आयतुल कुर्सी पढ़कर वीडियो को सुनना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की पहली स्टोरी की तरफ। दोस्तों ये स्टोरी है मेरे ताबील नाम के एक दोस्त की, जो कि मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था। दोस्तों ताबील रोज़ आने वाला लड़का था, मगर दोस्तों अचानक से ताबील स्कूल आना छोड़ देता है, जिसे देखकर टीचर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो कि रोज़ स्कूल आया करता था, अचानक वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों हम लोगों ने भी ताबील का पता करने की बहुत कोशिश की, मगर ताबील का कुछ पता नहीं लग रहा था। हम सब दोस्त ताबील के घर भी गए थे, मगर वहाँ जाकर मालूम हुआ कि ताबील लोग यहाँ से दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारा एक दोस्त जो कि रोज़ स्कूल आता था, अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। दोस्तों हमने उसका घर मालूम करने की बहुत कोशिश की, मगर हमें उसका घर नहीं मिला और स्कूल से भी ताबील का नाम खारिज कर दिया गया था। दोस्तों एक दिन ताबील 4 महीने बाद स्कूल आता है, जिसे देखकर हम सब बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं कि हमारा एक ऐसा दोस्त जो कि हमसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, वो अचानक से गायब हो जाता है और फिर दोबारा उसका मिलना ये एक दोस्त ही जान सकता है। खैर ताबील से हम पूछते हैं कि तुम इतने महीनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। तो ताबील ने जो स्टोरी मुझे बताई उसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ताबील का कहना है कि वो अक्सर गुनगुनाता था, गाता था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे दोस्त को गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। ताबील का कहना है कि एक रात वो यूं ही गाना गाते हुए वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम में भी मुसलसल गाना गाता रहता है, और जब ताबील वॉशरूम से बाहर आता है तो उसके सर में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। ताबील का कहना है कि उसके सर का दर्द इतना शदीद था कि उस दर्द से पहले उसको कभी भी इस तरह का दर्द नहीं हुआ। ताबील को यूं लग रहा था जैसे उसका सर कोई चीज़ ज़ोर से दबा रही है। ताबील को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं और वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। लेटते ही ताबील को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अगले दिन ताबील के अब्बू सुबह उठते हैं और उसको स्कूल के लिए उठाते हैं, तो ताबील आंखें नहीं खोल रहा होता, ना ही उसका जिस्म कोई हरकत कर रहा होता है। उसके अब्बू बहुत परेशान हो जाते हैं, मगर ताबील की अम्मी उसके अब्बू से बोलती हैं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये रात को मुझे बताकर सोया है, तो इसलिए ये कल स्कूल चला जाएगा। उसके अब्बू बोलते हैं ठीक है। ताबील का कहना है कि उसकी अम्मी भी कुछ देर बाद उसको उठाने की कोशिश करती हैं, मगर ताबील नहीं उठ रहा होता, जबकि ज़हनी तौर पर वो जाग रहा होता है, मगर उससे अपनी आंखें नहीं खोली जा रही होती, ना ही अपना जिस्म हिलाया जा रहा होता है। ताबील की अम्मी को लगता है कि शायद ताबील रात को बुखार की वजह से नहीं सो पाया होगा, इसलिए उसको सोने दिया जाए, और उसकी अम्मी वहाँ से चली जाती हैं। ताबील अगली रात को उठता है। दोस्तों अब ताबील को सोए हुए 24 घंटे गुजर गए थे। दोस्तों ताबील अगली रात उठता है, उसके घर वाले सब सो रहे होते हैं। ताबील का कहना है कि वैसे वो 2 रोटियां ही खाता था, मगर उस रात ताबील ने 6 रोटियां खाई थी। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिसको देखकर यही लगता है कि उसकी खुराक ठीक नहीं है, मगर ताबील 6 रोटियां कैसे खा सकता है। कुछ देर बाद ताबील को फिर से भूख लगती है और वो फिर उठता है। उसके घर में फ्रिज में जो भी मौजूद होता है ताबील वो सब खा जाता है और दोबारा आकर अपनी बिस्तर में लेट जाता है। कुछ देर बाद ताबील को फिर से भूख लगती है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है कि एक दुबला पतला लड़का इतना ज़्यादा कैसे खा सकता है। ताबील अब अपनी अम्मी को उठाता है और बोलता है मुझे खाना बना कर दे। उसकी अम्मी बोलती है कि मैंने तुम्हारा खाना बना कर रख दिया था, किचन में जाओ और जाकर खा लो। ताबील कहता है मैं खा चुका हूँ, मुझे और खाना चाहिए।
اس کی امی کو لگتا ہے کہ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا، دن کو کھانا بھی نہیں کھایا، اس لیے اس کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی امی اٹھتی ہیں اور اس کو دوبارہ سے روٹی بنا کے دیتی ہیں۔ دوستو طویل کا کہنا ہے کہ اس کی امی اس کو 4 روٹیاں پکا کر دیتی ہیں اور طویل وہ بھی کھا جاتا ہے۔ دوستو اب اس کی امی کو بھی ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کہ جو بچہ 2 روٹی سے زیادہ روٹی نہیں کھا سکتا تھا وہ اتنا زیادہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے، کیونکہ طویل نے 6 روٹیاں پہلے، 4 اب، اور فریج میں پڑا کافی زیادہ فروٹ کھا لیا تھا۔ اس کی امی اس کے ابو کو اٹھاتی ہیں اور جا کر بولتی ہیں کہ طویل کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کے ابو اس کی امی کو بولتے ہیں کہ ابھی تم اس کو سلا دو، صبح میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اگلے دن طویل کے ابو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو طویل پھر سے نہیں اٹھ رہا ہوتا۔ اس بار اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا لڑکا ہے جو رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے۔ طویل کے ابو اس کو کافی دیر تک اٹھاتے رہتے ہیں مگر طویل اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوستو طویل کا کہنا ہے کہ اس کے ابو نے اس کو بعد میں بتایا تھا کہ جب تم سوتے تھے تو تمہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے تم کافی عرصے سے جاگ رہے ہو اور ابھی سوئے ہو۔ طویل کے ابو طویل کو کافی دیر اٹھاتے ہیں مگر طویل کے نہ اٹھنے پر وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ طویل کی امی دن کے ٹائم طویل کو اٹھاتی ہیں کہ اٹھو کھانا کھا لو، طویل پھر بھی نہیں اٹھ رہا ہوتا۔ طویل کی امی کو رات والی بات پریشان کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اتنا زیادہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے جبکہ وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ رات کو طویل کے ابو جب کام سے واپس آتے ہیں تو طویل کی امی اس کے ابو سے طویل کی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت ہی زیادہ بدلتا جا رہا ہے۔ طویل کے ابو بولتے ہیں تم ٹھیک بول رہی ہو، مجھے بھی اب طویل میں چینجنگ نظر آ رہی ہے۔ طویل کے ابو اور امی رات کو اس کے بارے میں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ طویل کچھ دیر میں خود بخود ہی اٹھ جاتا ہے اور ان کے پاس آ جاتا ہے اور اپنی امی سے بولتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے۔ طویل کی آواز اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ جیسے طویل کے اندر سے کوئی اور بول رہا ہو۔ طویل کے گھر والے اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ طویل کی امی طویل سے بولتی ہیں میں نے تمہارا کھانا پہلے ہی بنا کر رکھ دیا تھا، تمہارا کھانا کچن میں پڑا ہے، جا کر کھا لو۔ طویل کچن کی طرف چلا جاتا ہے۔ طویل کے ابو بھی آرام سے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ طویل کے ابو طویل کو کھاتا دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ طویل دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہوتا ہے اور وہ اتنا تیزی سے کھانا کھا رہا ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے تو کوئی جانور بھی نہیں کھا سکتا۔ طویل کے ابو کو اب سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ اگلے دن وہ اپنے گھر کے پاس والی مسجد سے ایک مولانا صاحب کو لے کر آتے ہیں۔ مولانا صاحب جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس گھر میں کچھ اور ہی معاملات ہیں۔ مولانا صاحب میرے دوست کے ابو سے بولتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کسی چیز کا سایہ ہے۔ یہ بات سن کر سب گھر والے ڈر جاتے ہیں۔ مولانا صاحب بولتے ہیں مجھے وہ لڑکا دکھاؤ جس کے لیے تم مجھے بلا کر لائے ہو۔ مولانا صاحب اب میرے دوست کے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں اور جب وہ کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ میرا دوست سو رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میرا دوست دن کے ٹائم سویا کرتا تھا اور رات پوری جاگا کرتا تھا۔ مولانا صاحب کو اب معلوم ہو چکا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کچھ دیر پڑھائی کرتے ہیں۔ کچھ دیر میں طویل خود بخود اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ ایک بھاری سی آواز میں مولانا صاحب سے بولتا ہے آپ یہاں سے چلے جائیے ورنہ میں آپ کا بھی برا حال کر دوں گا۔ طویل کے ابو یہ آواز سن کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ مولانا صاحب طویل کے ابو کو لے کر کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ طویل کے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ طویل کے اوپر جنات کا سایہ ہے۔ طویل کے گھر والے یہ سن کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہ مولانا صاحب سے بولتے ہیں اس کا کیا حال ہے، ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے یہ چیزیں ہمارے بیٹے سے دور ہو جائیں۔ وہ مولانا صاحب بولتے ہیں کہ میں ایک ایسے پیر صاحب کو جانتا ہوں جو کہ اس چیز کا علاج نکال سکتے ہیں۔ مولانا صاحب طویل کے ابو کو ان پیر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں۔ طویل کے ابو ان پیر صاحب کو پورا واقعہ بتا دیتے ہیں تو وہ پیر صاحب بولتے ہیں کل رات کے ٹائم میں آپ کے گھر آؤں گا۔ یہ سن کے طویل کے ابو بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اگلی رات وہ پیر صاحب طویل کے گھر آتے ہیں اور وہ طویل پر پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر میں اس جن کی حاضری ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب اس جن سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں اس معصوم بچے کے پیچھے پڑے ہو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
वो जिन पीर साहब से बोलता है, एक रात में नमाज के लिए वजू कर रहा था। ये बच्चा वॉशरूम में आया और इसने गाना गाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे इस बच्चे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं इसके पीछे पड़ गया। तबील के घर वाले पीर साहब से बोलते हैं कि तबील को गाने गाने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी। हम इसको बहुत ज़्यादा समझाते थे मगर ये किसी की बात नहीं सुनता था। वो पीर साहब उस जिन से बोलते हैं कि देखें, आप एक मुसलमान जिन हैं, जैसे आप अल्लाह की मखलूक हैं वैसे ही हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, मगर हम आपको नहीं देख सकते। और ये बच्चा छोटा है, अभी नादान है, इसको मालूम नहीं था, इसलिए आप मेहरबानी कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। काफ़ी देर तक पीर साहब के कहने पर वो जिन मेरे दोस्त को छोड़ने के लिए मान जाता है। वो जिन बोलता है कि मेरी शर्त है कि दोबारा ये बच्चा कभी भी वॉशरूम में गाना नहीं गाएगा। तबील के घर वाले उस जिन से वादा करते हैं कि आज के बाद तबील कभी भी वॉशरूम में गाना नहीं गाएगा। वो जिन पीर साहब से बोलता है, मैं एक बहुत ही ज्यादा बुरा जिन हूँ और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी हूँ, इसलिए मैं तबील को छोड़ कर जाऊंगा, मगर ये काफी अरसा बीमार रहेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। ये कहकर वो जिन चला जाता है। वो पीर साहब तबील के घर वालों को बोलते हैं कि आप अब से एहतियात कीजिएगा कि ये बच्चा वॉशरूम में कभी भी गाना मत गाए, वरना ये जिन उसको अगली बार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिन्नात हर बार नहीं छोड़ते। जैसा कि दोस्तों उस जिन ने बोला था कि तबील आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, इस तरह दोस्तों तबील को ठीक होने में 4 महीने लगे थे और वो 4 महीनों बाद स्कूल आया था। दोस्तों ये थी तबील की स्टोरी। दोस्तों हमें इस स्टोरी से एक सबक भी हासिल होता है कि हमें कभी भी वॉशरूम में गाना नहीं गाना चाहिए, यहाँ तक कि बात भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों हमें जब भी वॉशरूम जाना चाहिए, वॉशरूम जाने से पहले वॉशरूम जाने की दुआ पढ़कर जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है मेरे दोस्त नियाज़ अली की, जिसके घर के साथ एक बहुत ही बड़ा और पुराना कब्रिस्तान है। दोस्तों नियाज़ अली के चाचू की मेहंदी होती है और आपको तो पता ही है कि ऐसे मौक़ों पर टाइम का पता ही नहीं चलता। नियाज़ के दूसरे चाचू नियाज़ को रात को बोलते हैं कि तुम मेरे घर जाओ और वहाँ से मेरी USB ले आओ, जिसमें मेहंदी के काफ़ी सारे गाने पड़े हैं। नियाज़ का कहना है कि वो वक्त रात के 3 बजे का वक्त था। नियाज़ अपने चाचू की बात मानते हुए घर से निकल जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि नियाज़ के घर के साथ एक बहुत ही पुराना और बड़ा कब्रिस्तान है। नियाज़ के चाचू का घर कब्रिस्तान से दूसरी साइड पर होता है। नियाज़ रात के टाइम बहुत घबरा रहा होता है। दोस्तों वैसे तो मेरा दोस्त बहुत बहादुर है, मगर रात की खामोशी और कब्रिस्तान की गली उसको बहुत ज़्यादा डरा रही थी। मेरे दोस्त का कहना है कि वो उस रास्ते से जाना नहीं चाह रहा था, मगर अपने चाचू के कहने पर मजबूरन उसको रात को जाना पड़ता है। नियाज़ अब डरते डरते आगे बढ़ रहा होता है। वो देखता है कि कब्रिस्तान से कुछ ही पीछे एक औरत बैठी है, जिसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना है और उस औरत के बालों से उसका चेहरा छुपा हुआ था। नियाज़ उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। नियाज़ डर भी बहुत रहा था, मगर नियाज़ खुद को हौसला दे रहा था कि ये कोई पागल औरत बैठी हुई है। नियाज़ आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। नियाज़ का कहना है कि जब तक वो अपने घर के करीब था, यानी उस औरत से पीछे था, तब तक तो वो औरत बिल्कुल भी नहीं हिलती, मगर जैसे ही नियाज़ उस औरत से आगे जाता है तो वो औरत ऊंची सी चीख मारती है। नियाज़ देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भागना शुरू कर देता है। नियाज़ का कहना है कि वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देती है, मगर उसके कदमों की आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि जैसे उसके पीछे कोई हाथी भाग रहा हो। नियाज़ तेज़ी से भागते भागते वो कब्रिस्तान वाली गली क्रॉस कर जाता है और अपने चाचू के घर के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है। नियाज़ का कहना है कि उसके चाचू के घर में भी कोई नहीं होता। उसके चाचू के घर के बाहर ताला लगा होता है, जिसकी चाबी नियाज़ के पास मौजूद थी। नियाज़ जल्दी से अपने चाचू के घर भाग के जाता है और ताला खोलकर अंदर चला जाता है। नियाज़ अब वो USB उठाता है, मगर नियाज़ बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि क्या अब उसको वापस जाना चाहिए कि नहीं, वो औरत नियाज़ पर कहीं हमला ही ना कर दे। नियाज़ को उस औरत से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। नियाज़ कुछ देर बाद दरवाजे से बाहर झांकता है तो नियाज़ हैरान हो जाता है कि वो औरत बाहर खड़ी होती है। नियाज़ उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है
कि ये औरत मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। नियाज काफ़ी देर घर में डरता रहता है, मगर वो सोचता है कि घर में भी कोई नहीं है, मुझे जल्दी से अपने दूसरे घर पहुंचना होगा। मगर कैसे, बाहर तो वो औरत खड़ी है। नियाज काफ़ी देर उस घर में बैठा रहता है। कुछ देर बाद नियाज बाहर देखता है तो औरत वहाँ पर नहीं होती। नियाज जल्दी से उस घर को ताला लगाता है और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जाने की कोशिश करता है। नियाज का कहना है कि जब वो घर से निकल रहा था तो उसके सामने कब्रिस्तान वाली गली थी, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मगर जब नियाज काफ़ी आगे आ जाता है तो पीछे से उसको दोबारा से किसी के भागने की आवाज़ आ रही होती है। नियाज का कहना है कि इस बार जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो देख के उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल थी जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसके बाल उस चुड़ैल से भी ज़्यादा लंबे थे। नियाज का कहना है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ भागना शुरू कर देता है। नियाज का कहना है कि अगर वो घर की तरफ मुसलसल भागता रहता तो उस चीज़ ने उसको घर पहुँचने से पहले ही पकड़ लेना था और नियाज को मार देना था। इसलिए नियाज कब्रिस्तान चला जाता है और वहाँ पर जाकर छुप जाता है। नियाज का कहना है कि वो चीज़ पूरी रात कब्रिस्तान के बाहर घूमती रहती है। नियाज बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। नियाज को जो भी आता था नियाज पढ़ना शुरू कर देता है। नियाज का कहना है कि वो चीज़ नियाज को कब्रिस्तान के बाहर घूमती हुई नज़र आ रही थी और वो नियाज को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर नियाज उसको नहीं नज़र आ रहा था। नियाज का कहना है कि वो काफ़ी देर तक कब्रिस्तान में छुपा रहता है और उसको जो भी आता था वो पढ़ता रहता है और वो चीज़ बाहर नियाज को ही ढूंढती रहती है। कुछ देर बाद फजर की अजान शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। नियाज का कहना है कि अजान के कुछ देर बाद नियाज कब्रिस्तान से बाहर जाता है और देखता है कि वो चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं होती, तो नियाज जल्दी से घर की तरफ भाग जाता है। नियाज का कहना है कि जब वो घर पहुँचता है तो उसके घर वाले उसको शोर डालते हैं कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थे। नियाज उनको सारी बात बता देता है तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। नियाज के चाचू नियाज से बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें अगर ना भेजता तो तुम्हारे साथ ये ना होता। नियाज का कहना है कि उस दिन के बाद वो एक हफ्ते तक बीमार रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी दूसरी स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिस पर आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।